ओके, चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जिन्हें सुनते ही सच कहूं तो थोड़ी सी हैरत सी होती है। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे ही बेहद रहस्यमयी और बदनाम राजनीतिक विचारक की कहानी खंगालने वाले हैं। एक ऐसा इंसान जिसे दुनिया ने शैतान का टैग दे दिया, लेकिन मजे की बात यह है कि उसी के लिखे नियमों को आज के ताकतवर लोग बड़े चाव से बंद कमरों में पढ़ते हैं। तो चलिए अतीत के इन स्याह पन्नों को एक साथ पलटते हैं। अब जरा इमेजिन कीजिए, समय है फरवरी 1513 और जगह है इटली के फ्लोरेंस शहर का एक सर्द अंधेरा तहखाना। एक पल के लिए इस खौफनाक मंजर को अपने दिमाग में लाइए। एक आदमी अपनी कलाइयों के बल हवा में लटका हुआ है। खौफनाक स्टेपार्डो टॉर्चर की वजह से उसके कंधे पूरी तरह उखड़ चुके हैं और उंगलियों से खून टपक रहा है। ये कोई डरावनी फिल्म का सीन नहीं है, ये बिल्कुल सच था। और ये आदमी कोई और नहीं, निकोलो मैकियावेली है। अब शायद दिमाग में ये सवाल आए कि इस भयानक टॉर्चर के पीछे आखिर इसका जुर्म क्या था? कोई कत्ल, कोई बहुत बड़ी बगावत? जी नहीं, इसका इकलौता जुर्म था ताकत के खेल को बहुत ज्यादा करीब से जानना। और जो बात लिटरली सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि यही टूटा बिखरा सा कैदी अपनी इस खौफनाक हालत के ठीक 6 महीने बाद 108 पन्नों का एक ऐसा मैनुअल लिखेगा जिसे मॉडर्न दुनिया के लीडर्स आज भी अपना सबसे अचूक हथियार मानते हैं। भाग 1, सत्ता की कीमत। एक टूटा हुआ आदर्शवादी। सच तो यह है कि मैकियावेली कोई जन्मजात विलन नहीं था, जैसा कि अक्सर हमें बताया जाता है। वो तो बल्कि एक ऐसा आदर्शवादी इंसान था जिसे एक बेहद क्रूर और बेरहम दुनिया ने पूरी तरह कुचल कर रख दिया था। एक ऐसी दुनिया जो मासूमियत को तो निगल जाती थी और सिर्फ निर्दयी लोगों को सिर आंखों पर बिठाती थी। भाग 2, शतरंज की खूनी बिसात, पुनर्जागरण काल के फ्लोरेंस की सच्चाई। देखिए, इस राजनीतिक विश्लेषक की सोच को समझने के लिए हमें उस दौर के फ्लोरेंस शहर को लेकर हमारी जितनी भी रोमांटिक और खूबसूरत कल्पनाएं हैं उन्हें दिमाग से निकालना होगा। ये वो फ्लोरेंस बिल्कुल नहीं था जिसे हम सिर्फ खूबसूरत कला के लिए जानते हैं। और ये चीज इस विरोधाभास को कितनी बखूबी दर्शाती है। बाईं तरफ देखिए, लियोनार्डो दा विंची की वो मनमोहक कला और एक रोमांटिक फ्लोरेंस, लेकिन दाईं तरफ वो खौफनाक हकीकत है। खतरनाक हथियारों के डिजाइन, जहर से भरे प्याले और रात के अंधेरे में होने वाले मर्डर। बस इसी खूनी शतरंज की बिसात पर मैकियावेली ने राजनीति के सारे दांव पेच सीखे थे। इन अहम पड़ावों पर गौर कीजिए। 1498 में एक 29 साल का नौजवान कूटनीति की दुनिया में कदम रखता है। ये वो दौर था जब उसने सेवोनारोला नाम के एक संत को चौराहे पर जिंदा जलते देखा था। उस दिन उसे जिंदगी का सबसे बड़ा और कड़वा सबक मिला कि आपके अच्छे इरादे अक्सर ताकतवर लोगों की आग के लिए सिर्फ ईंधन का काम करते हैं। फिर 1502 में उसकी मुलाकात इटली के सबसे खूंखार इंसान से होती है। 1512 में उसका अपना गणतंत्र गिर जाता है और 1513 आते आते उसे कैद करके खौफनाक यातनाएं दी जाती हैं। भाग 3, क्रूरता की मास्टर क्लास, चेसरे बोर्जिया से मुलाकात। साल 1502, अरबीनो का एक मोमबत्ती की रोशनी वाला कमरा। यहीं युवा मैकियावेली का सामना इटली के सबसे खूंखार और बेरहम इंसान से होता है, चेसरे बोर्जिया। और पता है, यह मुलाकात मैकियावेली के लिए क्रूरता की एक पूरी मास्टर क्लास साबित होने वाली थी। उस मुलाकात में बोर्जिया ने बिल्कुल शांत और सर्जिकल अंदाज में एक बात कही थी, अगर तुम मुझे दोस्त के रूप में नहीं चाहते तो तुम बहुत जल्द जान जाओगे कि मुझे दुश्मन के रूप में पाने का असली मतलब क्या होता है। ये कोई सड़क छाप धमकी नहीं थी। कूटनीति के नकाब के पीछे छिपी ये वो नग्न शक्ति थी जिसने सच में मैकियावेली की रगों में खून जमा दिया था। सेनेगालिया में बोर्जिया की रणनीति ने इस सबक को हमेशा के लिए पुख्ता कर दिया। हुआ कुछ यूं कि बोर्जिया ने अपने विद्रोही कमांडरों को बड़े प्यार से शांति वार्ता के लिए बुलाया और जैसे ही वे आए उसने बिल्कुल सर्जिकल सटीकता के साथ उन सब का सफाया कर दिया। इस एक घटना ने यह साबित कर दिया कि नपे तुले डर के जरिए ही असली शांति लाई जा सकती है। कूटनीति की इस बेरहम दुनिया में दया दिखाना एक ऐसी लग्जरी है जिसे ताकतवर लोग बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। और फिर अचानक आता है अगस्त 1512 का वो विनाशकारी समय। स्पेनिश सैनिकों ने प्रातो शहर को पूरी तरह तबाह कर दिया। फ्लोरेंस, जो सिर्फ शब्दों और कागजी कूटनीति के भरोसे बैठा था, उसने बिना एक भी गोली चलाए सरेंडर कर दिया। रणनीतिक हिंसा की उस क्रूर ताकत के सामने कोरी कूटनीति की कमजोरी जानलेवा साबित हुई। एक पूरा का पूरा गणतंत्र ताश के पत्तों की तरह ढह गया। भाग 4, निर्वासन और द प्रिंस। सैन कैसियानो में एक दोहरी जिंदगी। वो भयानक यातनाएं सहने के बाद मैकियावेली को जेल से रिहा तो कर दिया गया, लेकिन उसकी पूरी दुनिया उजड़ चुकी थी।
उसे उसी के शहर से निकालकर एक दूर गांव में निर्वासित कर दिया गया, जहां उसे एक बेहद अजीब और दुखरी जिंदगी जीने पर मजबूर होना पड़ा। उसके दिन और रात का ये फासला सच में बहुत मार्मिक है। दिन के उजाले में वो इंसान जो कभी एक महान कूटनीतिज्ञ था, अब लकड़ी के दामों पर किसानों से बहस कर रहा था और खाने के लिए पक्षी पकड़ रहा था। लेकिन रात होते ही वो अपनी कूटनीतिक पोशाक पहनता और अपने स्टडी रूम में जाकर प्राचीन रोम के बड़े बड़े विचारकों और इतिहासकारों के साथ ख्याली संवाद करता था। दिन भर की उस धूल भरी जिंदगी के बाद रातें ही उसकी एकमात्र बौद्धिक उड़ान हुआ करती थी। अब देखिए, यहां जो वाकई दिलचस्प बात है वो ये है कि इसी खौफनाक अकेलेपन ने इतिहास की सबसे क्रूर और ईमानदार राजनीतिक किताब को जन्म दिया। द प्रिंस सिर्फ एक किताब नहीं है, ये 108 पन्नों का एक पक्का सर्वाइवल मैनुअल है। ये बहुत साफ शब्दों में फर्क बताता है कि लोग आदर्श रूप में कैसे जीना चाहते हैं और हकीकत में ये दुनिया असल में कैसे काम करती है। इस मैनुअल की कुछ कड़वी सच्चाइयां बिल्कुल बेबाक हैं। पहला, क्रूरता का हमेशा एक रणनीतिक उद्देश्य होना ही चाहिए। दूसरा, बिना ताकत के सिर्फ अच्छाई दिखाना सीधे सीधे राजनीतिक आत्महत्या है। तीसरा, शासकों को नैतिक भ्रमों पर नहीं बल्कि ठोस और नंगी वास्तविकता पर काम करना चाहिए। और सबसे अहम बात, एक अच्छी सरकार को अपनी रक्षा के लिए बेहद कठोर होना ही पड़ता है। मैकियावेली ने मानो एक सर्जन की तरह सत्ता की लाश का चिरहरण करके उसके काम करने के असली तरीके को दुनिया के सामने नंगा कर दिया था। भाग 5, असली राक्षस, एक अधूरी लेगेसी। अब विडंबना देखिए कि मैकियावेली की यह किताब इतनी ज्यादा डरावनी और ईमानदार थी कि इसे उसके जीते जी कभी पब्लिश ही नहीं किया जा सका। शायद उस वक्त की दुनिया इतनी कड़वी सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार ही नहीं थी। 1532 ये वो साल था जब द प्रिंस आखिरकार प्रकाशित हुई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस प्रकाशन से ठीक 5 साल पहले दुनिया को राजनीति का सबसे बड़ा और कड़वा पाठ पढ़ाने वाला वो व्यक्ति पूरी तरह टूटा हुआ, भुला दिया गया और राजनैतिक रूप से एकदम अप्रासंगिक होकर इस दुनिया को अलविदा कह चुका था। तो अंत में ये पूरी कहानी हमारे सामने एक बेहद गहरा सवाल छोड़कर जाती है। क्या मैकियावेली सिर्फ इसलिए एक राक्षस था क्योंकि उसने सत्ता और इंसानियत का असली चेहरा दुनिया के सामने रख दिया, या फिर क्या ये दुनिया ही वो असली राक्षस है जो खुद अपना असली चेहरा आईने में देखने से खौफ खाती है? आज की मॉडर्न पावर डायनामिक्स को देखते हुए ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको ठंडे दिमाग से जरूर सोचना चाहिए।